हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का अगला लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स में आज मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। तो लॉग में आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि लॉग होता क्या है। लॉग का मतलब पावर की वैल्यूज, मतलब कोई जैसे अगर कोई वैल्यूज है, जैसे अगर कोई भी जनरल लिखे, जैसे ए की पावर एक्स है इक्वल टू बाई है इन जनरल, मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, मतलब पावर की वैल्यू से निकालना। ये आप इसको लॉग कहते हैं, ये वाली वैल्यू से इसको लॉग कहते हैं, पावर की वैल्यू निकालना कि इसको हमारा, क्योंकि कोई वैल्यू कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है कि कोई भी वैल्यू है उसकी पावर करें इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो, उससे रिजल्टेंट जो वैल्यू बनेगी उसको अपन कहते हैं, ये वैल्यूज कहते हैं। तो इसको अपन इसका एक्सपोनेंशियल कहेंगे, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका जो इनवर्स होगा, तो इनवर्स में हमारा क्या होगा कि इनवर्स ये हमारा लॉगरिथमिक है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लॉगरिथमिक मैंने लिखा नहीं था, मैं तो बहुत जल्दी शुरू कर देता हूँ लॉगरिथमिक। तो ए की पावर एक्स इक्वल टू बाई है ना, तो विच इम्प्लाई आपका क्या, इसका बेस, तो क्या करेंगे, लॉग बेस हमारा ए है, वैल्यू बाई है इक्वल टू एक्स है, ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे अगर बेस कभी क्या होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव रहता है। और ये वैल्यू बाई की वैल्यू पॉजिटिव प्लस माइनस हो सकती है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है ना। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कब एग्जिस्ट करता है, ये जो आपका लॉग है कब एग्जिस्ट करता है ना। तो लॉग कब एग्जिस्ट करते हैं कि इसमें कंडीशन जो होगी आपका बाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बाई तो हमारा पॉजिटिव रहेगा और ए हमारा ग्रेटर देन जीरो, बट ए नॉट इक्वल टू 1, ए हमारा नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। और ये वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू तो आपकी एक एक्स होती है, तो इसकी अपन इस तरीके से अपन कहते हैं कि बाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो और ए आपका नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तब ही लॉग एग्जिस्ट करता है, तभी लॉग एग्जिस्ट करता है लॉग का। क्योंकि लॉग का टॉपिक्स हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में पढ़ रहा आता है। जैसे केमिस्ट्री में आप देखोगे पीएच वैल्यू निकालना है तो लॉग से कनेक्टेड है। तो आपकी न्यूमेरिकली फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने में पावर वैल्यूज़ को जो निकालना है उसको अपन लॉगरिथमिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारी आपकी वैल्यू, एक पहला पॉइंट आपका ये बन गया लॉग के बारे में, मैंने ये पॉइंट बता दिया, लॉग का हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए कि यदि बाई की वैल्यू, अगर बाई की जो इस पर ग्राफ ट्रेस करें तो ग्राफ कैसे बनता है कि ग्राफ हमारा जो ट्रेस कैसे करेगा, इसका ग्राफ कि आप ये वाली वैल्यूज में आप ग्राफ बनाएं, इसमें ग्राफ बनाएं, एक्स की वैल्यू में बाई में रिलेशन बनाएं, तो इसकी जो एक जनरल पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट प्लॉट करने पे इस टाइप का बनता है। जैसे बाई, आपने देखा बाई ग्राफ से देखिए, तो बाई हमारा इस टाइप से जाता है, इस टाइप से हमारा ए की पावर, ये क्या बनता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बाई होता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू आपका बाई होता है, ठीक है। ये आपकी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। यदि अगर हम लॉग बनाएं तो लॉग में क्या होता है कि लॉग इसका इनवर्स है। इनवर्स बेसिकली होता क्या है कि इनवर्स में आपको बता दूं कि इनवर्स फंक्शन कि बाई इक्वल टू एक्स से बाई इक्वल टू एक्स का वो बनता है, बाई इक्वल टू एक्स की इसकी इमेज होती है। तो इसका जो लॉग, इसका जो ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ इसका इन जनरल प्लॉट होगा। एक मिनट रुकिए, मैं अभी
तो ये आपका जो आपका बच्चों फिर आपका क्या है, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं लॉग में। तो लॉग में क्या करता है, तो लॉग में इसका जो ग्राफ है आप देखेंगे कि बाई की वैल्यू, क्योंकि इसका ये इनवर्स फंक्शन होता है, क्या इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ ट्रेस करेंगे, इसका जो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, लॉग का ग्राफ, लॉग का जो ग्राफ है वो इस तरीके से ट्रेस करेगा। कैसे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ग्राफ ट्रेस करेगा, है ना। तो ये हमारा कब है, बाई इक्वल टू लॉग बेस ए, है ना, एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ये आपका एग्जिस्ट करता है ना। अगर ये कब, ये ग्रेटर देन, सॉरी ए ग्रेटर देन 1 होता है, ए ग्रेटर देन 1 होता है यदि ये किसमें है, ये आपका बाई इक्वल टू लॉग बेस सी एक्स है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू दूसरा ग्राफ बनाए तो दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है तो वैल्यू किस तरीके से चलेगी, ये आपकी वैल्यू 0 1 के बीच में आपकी होगी। ये आपका ग्राफ, ये क्या बनेगा, बाई इक्वल टू लॉग बेस ए की पावर एक्स और ए की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ये आपका ग्राफ ट्रेस बन गया। तो ग्राफ याद रख लेना, मतलब ये बाई है और ये हमारा एक्स के अंदर ये ग्राफ है, ये बाई है और ये एक्स के अंदर ग्राफ है। तो इसमें हमारा क्या है, बेसिस की वैल्यू 0 1 के बीच में हो सकती है और नॉट इक्वल टू 1 तो ट्राई सेटिस्फाई करता ही नहीं है ना। तो इसलिए आपका ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका फंडामेंटल लॉ आपको याद करना है, फंडामेंटल लॉ आपको फिजिक्स के याद करना है। तो अच्छा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में फंडामेंटल लॉ तो कैलकुलेशन की वो एक अलग बात है, क्या कि एप्लीकेशन परफेक्ट होता है, बस उसमें डिफरेंस है, बाकी तो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो तो है। आप देखें तो हम इसमें आपको बताएं कि चौथा जो पॉइंट है फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉग, लॉगरिथमिक ऑफ लॉगरिथमिक, ओके। अब अपन कहते हैं पहला लॉ बनाएंगे, तो पहला कितना हो जाएगा कि लॉग बेस ए बेस और वैल्यूज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा लॉग है। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, लॉग बेस 3 और 3 इक्वल टू 1 है। अगर आप जैसे एग्जांपल देखें कि लॉग बेस 3 और 27 निकालें, तो 3 और 27 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अपन की कितना 3 की बार क्यों हो जाएगा, 3 हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। तो ये उसमें थोड़ा सा यही होगा, लेकिन अभी इसको अपन ज़्यादा नहीं बता सकते, तो अगर रिजल्ट को लिखिए। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट हमारा है लॉग बेस ए 0 इक्वल टू क्या करता है, नॉट डिफाइंड, इज ए नॉट डिफाइंड, सर इज ए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं करती, ये डिफाइंड नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए अगला रिजल्ट नंबर 3 है, रिजल्ट नंबर 3 है लॉग बेस ए और 1 इक्वल टू 0, है ना। ये प्रॉपर्टी ये वैसे याद कर लेना। जैसे कोई भी आप देखें, कोई भी अपन देखें, कोई भी अपन चीजें देखते हैं, है ना। जैसे ए की पावर 0 इक्वल टू
तो मैंने क्या कहा था कि लॉग क्या पावर्स की वैल्यू को लॉग कहते हैं, पावर्स की वैल्यू को अपन लॉग कहेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, ये रिजल्ट नंबर 3 हो गया। अब रिजल्ट नंबर चौथा, ये बेसिक एलिमेंट्री रिजल्ट है। अब इसके बाद में चौथे से एक में रिजल्ट आपने चौथे रिजल्ट लिखिए, नहीं हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मेमोरी बेस याद करना है, ठीक है। अब देखें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगला चौथा जो रिजल्ट होगा वो क्या कहते हैं, लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ये आपका होगा, ठीक है। और अगला पांचवा रिजल्ट, लॉग बेस ए एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग बेस ए आपका एम, ठीक है, ये आपका हो गया। रिजल्ट नंबर छठवा, रिजल्ट नंबर छठवा लॉग एम अपॉन एन, क्या होगा, लॉग एम अपॉन एन बेस ए है इक्वल टू लॉग बेस ए एन माइनस लॉग बेस ए एन, ये हमारा रिजल्ट आपका छठवां रिजल्ट आपका बन गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अगला रिजल्ट लिखें, अगला रिजल्ट लिखें, इसी के नीचे लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। रिजल्ट नंबर 7 क्या है, लॉग ए की पावर एन और बी की पावर एन है, मतलब ये बेस की पूरा बेस है और ये वैल्यूज है, इस तरीके से आप लिखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू एन अपॉन एम लॉग बेस ए अपॉन बी, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या कहा, लॉग 27 और 80, इसको लॉग 27 और 81 की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, इसको अपन लिख देंगे इक्वल टू लॉग आपका 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा, 4/3 लॉग 3 और 3 इक्वल टू 4/3, ये आपका क्या, अब ये आपका बन गया। अब रिजल्ट क्या है, अब इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 8वां रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स को काम करता है, नहीं बेस कन्वर्टिंग फार्मूला, क्या कर देगा, बेस कन्वर्टिंग फार्मूला आपको देखिए, तो बेस कन्वर्टिंग फार्मूला क्या है, लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए, ये आपका बनेगा, ये आपका रिजल्ट नंबर 8 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में है ये हमारा इसको कहते हैं बेस कन्वर्टिंग फार्मूला, किसी अदर बेस में कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ सकता है, क्या कोई जैसे प्रॉब्लम में मैथमेटिकल बेस में ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो रिजल्ट है ना, तो ये आपके 7 रिजल्ट आपके हो गए, 7 आपके रिजल्ट आपके लॉग के अंदर हो गए। अब नहीं जैसे इसको देखिए तो कुछ अपने फिजिक्स में या मैथ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपने फॉर्मूला याद कर लेना, log 2 की log 2 की वैल्यू याद कर लेना, log 2 ये आपको कुछ क्योंकि फैक्टर आपको याद होना चाहिए तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है, अब देखें, अब क्या करें अपन कि हमारे पास में एक वैल्यू है log बेस 3, मतलब क्या है, इसका बेस 10 है, तो कितना 0.4771, log बेस आपका 10 2 है 0.3010, ये आपको वैल्यू याद करते हैं। और इसका बेस अगर 10 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमन लॉग में कहते हैं,
जिसके आधार पर आपकी टेबल भी तैयार होती है, टेबल पे बनी हुई जो टेबल आप देखते हो, स्टडी कर लेते हो। आजकल नहीं यूज करते, वैसे तो करते, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो लॉग का यूज करते हैं। और इसके बाद में, और अगर बेस अगर बेस ई होता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपको इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। यदि अगर बेस ई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ये रिजल्ट मैंने बता दिए, रिजल्ट आपको याद करना है ना, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट आपको याद करना है। नहीं तो अब क्या करेंगे कि जैसे हमने कहा एक वैल्यू अपने बताई कि log base 3 a इक्वल टू 4 है, तो फाइंड दी वैल्यू a निकालना है, फाइंड दी वैल्यू a। तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन पर बताया था कि बेस हमारा क्या 3 है और ये वैल्यू इसको पावर कहते हैं, 3 की पावर 4 इक्वल टू a है, मतलब क्या a की इक्वल टू 81 आंसर होगा। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 81 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा सीधे फंडामेंटल से। अगर जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि log 9/8 9/8 बेस 10 और माइनस log 27/32 प्लस क्या हो जाएगा, log 3/4 log 3/4 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो ये वाला पावर कितना है, ये वाला पावर है आपका, ये हमारा m/n फॉर्मूला है, और ये वाला अपना सब ये सम का बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो log 9/8 अपॉन 27/32 है ना, और ये वाला इसका डिवाइड वाला फॉर्मूला है, और साथ में मल्टीप्लाई है, और ये इसका साथ में ये वाला मिला करके इसका मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/, अब देखो इसको लिखेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड कितना हो जाएगा, ये log वेरी सिंपल, तो छोटे के फॉर्म बनाइए, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू है नहीं, और अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 3/4, तो 3 की पावर ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 की पावर 5 और सॉरी 2 की पावर 5, ये क्या हुआ 2 की पावर 5। तो आपको देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 का 5 ऊपर पहुंच गया, और ये आपका ये कितना है, ये हो जाएगा 8 और 2 स्क्वायर 5, तो 5 से कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू सीधे 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो log 1 आ गया, log 1 आ गया, तो वैल्यू हमारी कितनी आई 0 आ गई है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है, तो सिंपल सीधे आप सिंपल एक अगला क्वेश्चन क्या है, log 3 की पावर log आपका 3/5 बेस का log 3/5 हो जाए स्क्वायर है, तो क्या निकलेगा, ये 3 log 3 और 5 का स्क्वायर, ऐसे सीधी पावर पहुंच जाएगा। और आपको ये फार्मूला याद कर लेना, अगर मैंने दिखाया नहीं था, a की पावर log बेस ax इक्वल टू x होता है, ये फार्मूला हमने नहीं दिखाया था, यहाँ पर लिख लीजिए, a की पावर log बेस ax इक्वल टू x होता है। तो ये फार्मूला रिजल्ट आपका फ्री, आपका आंसर कितना ले लेगा, ये वाला रिजल्ट यूज करके आपका ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 की स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू
25 आंसर हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप देखिए अगला एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट भी याद करना है फिजिक्स के, क्योंकि हम 12th के 11th में भी काम आते हैं, 12th में भी काम आते हैं, मैथमेटिक्स तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, है ना। तो एक होता है e की पावर x, तो एक तो बने y की पावर y इक्वल e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, है ना, ये आप कर लेना। और एक हमारा ये y है और x है, और एक हमारा y इक्वल टू e की पावर -6, y इक्वल टू e की पावर -6। तो मैं e की पावर -6 का ग्राफ कैसे होता है इसका, ऐसे, तो y इक्वल टू e की पावर -6। नहीं, अगर इसका माइनस बनाएंगे, अगर इसका जैसे हमने क्या आपको बोला कि मैंने बोला कि e की पावर -x ग्राफ बनाइए, e की पावर -x का माइनस, जैसे हमने e की पावर x है ना, अगर इसको हम ये बनाएं e की पावर -x ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको क्या करेंगे, इसका जो e की पावर -x का ग्राफ सीधे सीधे याद कर लेना, नहीं कि 1 - e की पावर -x इक्वल टू आपका इस टाइप से बन जाएगा। ये 1 हमारा ये है और ये आपका बन जाएगा, ये क्योंकि आपका काम आता है y में और x में, ये आप रिजल्ट याद करें। नहीं, y इक्वल टू e की पावर -x ग्राफ, मतलब ये अगर इसका ये वाला इसमें से इसको ये वाला अगर इसका एरिया निकालो तो ये वाला एरिया निकालो, अगर इसमें ये निकाला जाए वैल्यूज, अगर इंटीग्रेटिंग किसी पॉइंट पर किया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया जाए तो यहाँ तक का एरिया निकाला जा सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा आपका लॉगरिथमिक, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मैंने बता दिया और लॉगरिथमिक बता दिया, ये रिजल्ट आपके फिजिक्स के सिनेरियो के इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देता हूँ, अगली लेक्चर है तो इसी पॉइंट में, तो ये हमने फिजिक्स में लॉग वो बता दिया, और अब हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं आपको, अब मैं बता देता हूँ कौन सा एक, क्या बताऊं बोलो, कि अब मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करा देता हूँ, ये भी आपके फिजिक्स में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट, पूरा एंटायर फिजिक्स में काम करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पहले देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि कोई भी प्लेन है, उसको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया, तो उसको, तो इसका ओरिजिन इंटरसेक्ट, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपने, क्योंकि मैं ही लेक्चर पढ़ाता हूँ तो मुझे याद है, एक सिंगल टीचर का यही बेनिफिट मिलता है कि वो आपको सब चीज़ें पढ़ा देता है, उसके दिमाग में याद रहती है, वो आपको बताता है कि ये चीज़ यहाँ से पढ़ाई है, तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो इसके मायने बहुत मतलब अच्छे निकलते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बहुत इसका बेनिफिशियल होता है। और एक होता है बच्चे झूठे सपने देखते हैं कि नहीं हम तो ऐसे पढ़ेंगे, एक माइंड में एक क्या होता है, एक सोशल परसेप्शन होता है, सोशल पर आदमी क्या सोशल परसेप्शन से चलता है ना, ह्यूमन सोशल परसेप्शन से चलता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि आईआईटी की बच्चा तैयारी कर रहा है, वो भी एक्चुअली में तीनों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेगा, वो भी एक्चुअली में बच्चा तीनों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करता है। तो एक जनरल परसेप्शन के बारे में और रियलिटी के बारे में बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, अगर आपको 3 सब टीचर पढ़ाते हैं आईआईटी के, और एक बात बताऊं सबसे बड़ी बात, किसी हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग में चले जाइए, एंटायर दी कोचिंग एंटर द कंट्री, मान लिया अगर कोई 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, है ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, 3 सब्जेक्ट है, तो आप हिंदुस्तानी किसी कोचिंग में चले जाइए, कुछ टॉपर जो टॉप 10 के बच्चे होते हैं, मतलब यार ऊपर वाली बैच को छोड़ो, उसमें जो बड़ी कोचिंग होती है जो पैसा एफर्ट कर सकती है उनको बात छोड़ दीजिए। लेकिन आज के सिनेरियो में कि आदमी कोई भी, आप किसी भी कोचिंग में चाहे कोटा चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, आप आजकल अब कोचिंग वाले इतना पैसा देना नहीं चाहते हैं, लगाना नहीं चाहते हैं किसी टीचर के लिए।
तो क्योंकि जानते हैं कि बोले क्या मतलब, जो ये फिजिक्स ये भी टीचर पढ़ाएगा, ये भी टीचर पढ़ाएगा, इसमें डिफरेंस क्या को इतने पैसे लगाए, है ना। और ये भी मानता हूँ कि कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग सिस्टम में अगर 20,000 बच्चे हैं मान लो किसी कोचिंग में, या 50,000 बच्चे मान लो, तो उसमें एक्चुअल में आपको बता दूँ कि मैक्सिमम आप बताइए, मान के चलिए कि उस कोचिंग में मतलब 49,500 के आसपास तो बच्चे कचरे हैं, ये आपको मान चलिए। तो उनको उसको कचरे, वो तो कचरे की सिचुएशन से देखेंगे, तो उसी हिसाब से टीचर को आपको जोड़ेंगे। और ये बात देखिए कि पहले जो हुआ करता था आईआईटी में, एक अच्छे टीचर हुआ करते थे और बहुत मतलब लमसम अच्छी फीस लेते थे और अच्छी क्वालिटी पढ़ाते थे बच्चों में। तो आजकल ये तो ख़त्म हो गया। अब कहीं ये ट्रेंड, अच्छे टीचर का ट्रेंड खत्म हो गया। अब तो कोचिंग का ट्रेंड है, किसी भी कोचिंग का नाम है, एक्स कोचिंग जी है, वाई कोचिंग जी है, जेड कोचिंग जी है, नंबर 1 कोचिंग है, नंबर 1। तो आप ये देख लीजिए कि अब वो चीज़ रही नहीं है। अगर कोई भी जैसे अगर एक मान लो सपोज दैट किसी कोचिंग में अगर एक टीचर अच्छा भी है, मान लो कंपेरेटिव, तो वही अच्छा है, उसके कंपेरेटिव टीचर अच्छे थोड़ी हैं एक्चुअल में, क्योंकि कंपेरेटिव टीचर चाहते नहीं कि उस लेवल का टीचर हमारे साथ में रह पड़े। तो ये कॉम्पिटिशन फीलिंग नहीं आती कि हम ये पढ़ाएंगे, हम वो ये पढ़ाएंगे, तो फलानी क्लास में ये पढ़ा रहा है, हमें ये फलानी क्लास में ये पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअल में। तो कंपटीशन की फीलिंग अब रही नहीं है। तो आज के टाइम में मेरा जैसा टीचर साहिलता हूँ, मेरे जैसे टीचर, मैं अपनी बात कहूँ तारीफ करता हूँ अपनी, मेरे जैसे टीचर होने के लिए कम से कम आज के समय में सैलरी मिनिमम 50 लाख से लेकर के तो ऊपर होना चाहिए। अगर मुझे बहुत सारी कोचिंगों ने बुलाया था, बट मुझे, क्योंकि मैं टीचिंग सिस्टम से पढ़ाता हूँ, है नहीं, रेजिडेंस में मुझे RK वर्मा जी ने एक बार बुलाया था कि सर आप मेरे यहाँ पढ़ाइए, बट मेरा उनके साथ में नहीं बना, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं 20 बच्चे पढ़ाऊँ, 50 बच्चे पढ़ाऊँ, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, और जिसमें मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं फुली कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ, तो जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसके दिमाग में डाल देता हूँ। जब आपस में कंपटीशन का टकराव हो, सब्जेक्ट का टकराव हो और एक्चुअल में झूठी पॉलिटिक्स हो, तो इस तरीके से मैं भैया पढ़ाता नहीं। मैं श्री चैतन्य में पढ़ा है, एंटायर द कंट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने ये देखा कि ये परसेप्शन एक अलग चीज़ है, और परसेप्शन कैसे जनरेट होता है, रिजल्ट से बनता है। और रिजल्ट आप जानते हैं, किसी भी टॉप 10 के रिजल्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चे रिजल्ट होते ही नहीं किसी इंस्टीट्यूट के, वो एक्चुअल में आपको टेक ओवर वाले रिजल्ट होते हैं, टेक ओवर वाले रिजल्ट होते हैं। बच्चों को क्लास में बिठाया जाता है, पैसे देके क्लास में बिठाया जाता है, ऐसे रिजल्ट होते हैं। सच्चाई यही है। अगर आप कोटा की बात करते हो तो कोटा में रिजल्ट सारे मैनेज होते हैं, कोटा में रिजल्ट सारे मैनेज रिजल्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी भी कोचिंग में अब किसी के पास जाओगे, किसी कोचिंग में आप जाओगे, तो तीनों सब्जेक्ट का इक्वली लेवल मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब 2 सब्जेक्ट मिल जाए तो तीसरा सब्जेक्ट खाली चला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है किसी कोचिंग में कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली मैनेज कर सके, है ना। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी आपके टीचर को, मतलब आपके तीनों सब्जेक्ट को इक्वली मैनेज नहीं कर सकते हैं। उनके पास में 3 सब्जेक्ट के टीचर आपको एक जैसे नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मेरा पढ़ाने का फ़ायदा ये है। और मेरा जैसा टीचर आने में, मतलब आपको तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स हूँ, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ा देता हूँ। आप हिंदुस्तानी किसी भी कोचिंग में देख लीजिए, चाहे कोई भी नेशनल कंट्री, मेरा बच्चे पढ़े हुए, हम आई एम द मेंटर ऑफ AIR 6, 7, 8। तो ऐसे नहीं कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो कंटेंट का तरीके से पढ़ाया जाता है। तो एक र्यूमर एक अलग चीज़ होती है, सच्चाई एक अलग है। और एक छोटा परसेप्शन जनरेट मत करिए। मेरी आप टीचिंग को देखिए, और टीचिंग के बाद में जो बच्चा मेरे से एक बार पढ़ लेता है, वो बच्चा कहता है कि बस हो गया टीचिंग। तो टीचिंग से बच्चा, मेरी कोई मेरी कोई अप्रोच पब्लिसिटी अप्रोच नहीं है, मेरी टीचिंग अप्रोच है। जो बच्चे मेरे से पढ़ के जाते हैं, वो 10 बच्चों से बोलते हैं, या जितने बच्चों से बोलते हैं, वो बच्चा जो सुन के आता है, वो मुझे खुदा मान के आता है। यही मेरी टीचिंग क्वालिटी है। तो ये बच्चों, जो भी जितने आगे वाले जितने लेक्चर देखे हैं, जितने बच्चे मेरे लेक्चर देखेंगे, मैं एक आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ कि सच्चाई यही है ना। आप 11th क्लास से पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इक्वली बेसिस पर टीच करता हूँ। इसमें कोई अगर बच्चा मेरे यहाँ, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ, पहले मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, फिजिक्स मैथमेटिक्स। मेरा इनिशियल कैरियर 2 सब्जेक्ट का था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का।
तो लोग तो ये परसेप्शन ये भी कहते थे कि नरेंद्र सर फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेते, मैथ्स नहीं पढ़ा पाते, तो लोग तो ऐसे कहते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहते हैं हाउ द मैनेज फिजिक्स और मैथमेटिक्स एडवांस IIT JEE सब्जेक्टिव लेवल नहीं मैनेज कर सकते, तो ये लोग ऐसे कहते थे। मेरा AIR रैंकर 7th था उस बच्चे ने, उसने कहता कि उसने उनसे पूछा कि नरेंद्र सर कैसे पढ़ा सकते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो उन्होंने कहा सर मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके बाद में ग्वालियर के किसी भी टीचर ने नहीं बोला कि नरेंद्र सर क्या है। टीचिंग क्वालिटी मैंने हमेशा दी है और उसी से मैं सेटिस्फाइड रहूँ। और तो इसलिए जितने जो बच्चे हैं आप अपने, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को एक रियल, क्योंकि बच्चा जो पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, कम से कम उसको एक रियल तो मिले, वो ज़िंदगी में उसको महसूस करे कि हाँ हमने इस लेवल की पढ़ाई करी थी बट हमें नहीं मिला, तो उसको तकलीफ होगी, अरे यार मैंने बहुत पढ़ाई करी मेरा हुआ नहीं है ना। तो आप अपने पहले आप वर्क हार्ड करिए, मान लिया, और वर्क हार्ड में गाइडेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस में ये नहीं कि गाइडेंस में आपको कोई झूठे वो नहीं र्यूमर चलाने वाला बंदा मिले, र्यूमर नहीं होना चाहिए, रियल अप्रोच होना चाहिए। तो मेरा बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी आपका, मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और तीनों सब्जेक्ट को इक्वली कहीं भी किसी भी जगह से कनेक्ट कर लेता हूँ, और मेरे कनेक्शन से आप पढ़ोगे या टीचर के कनेक्शन में से पढ़ोगे तो आपको फिर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसको बता देता है कि देखो बेटा हमने ये पढ़ाया था, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो उसको सच्ची एप्लीकेशन दिखने लगती है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में फिजिक्स में अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से फार्मूले बताएंगे, तो उसकी अप्रोच अलग हो जाती है ना। तो अब आपका नज़रिया है, ये मैंने कहा परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर परसेप्शन ही की राजनीति चलती है, परसेप्शन नहीं। आज बताइए किसी भी सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए एक झूठा र्यूमर देश के अंदर चलाया जा रहा है ना, झूठा र्यूमर चलाया जा रहा है देश के अंदर कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, ये पार्टी ऐसा कर रही है, जबकि वो अगर वो आपका 5% भी काम नहीं करे, उसको कितना 100% बताया जाता है। तो ये क्योंकि ये झूठे क्यों र्यूमर कब चलता है कि हमारी पब्लिक चाहती है कि र्यूमर भी एक चीज़ है, क्यों र्यूमर उनके अंदर क्या है, उनका भी दोष नहीं है कि उनको समझ नहीं है, उनको सपनों की दोष है, उनको सपनों की जरूरत है। सपनों क्यों र्यूमर मतलब सपने नहीं, र्यूमर फॉर आदमी इसको सोचता है कि र्यूमर से हमारे क्या है, अगर सपने हमारे अच्छे होंगे तो र्यूमर से आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रियलिटी पहचानिए, आप लाइफ की रियलिटी पहचानिए। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बता दिया। ठीक है, आप देखें यहाँ पर हमने जैसे मान लिया कोई हमने एक मान लिया 3,4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है, ये मतलब 3 है तो 4 हाइट है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वाड्रेंट में जैसे +3 है तो हमारा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर -3,4 है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और -3,-4 है तो थर्ड हो जाएगा, और 3,-4 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। एक क्वाड्रेंट डिवीजन बनता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे इसमें जो फिजिक्स के सिनेरियो से बात करें तो इसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट दिए गए, कोऑर्डिनेट अपने दिए गए, तो आपको ये देखिए कि इसमें एक फॉर्मूला है कि क्या स्लोप निकालना, क्या निकालना, स्लोप निकालना। एम, इसको एम कहते हैं। स्लोप वाला लाइन किसकी बनाती है, तो लाइन हमारी हम देखेंगे कि कोई लाइन है, ये हमारी x1 है और y1 है, और ये हमारा x2 है और y2 है। तो इसको अपन ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 - y1, और ये हमारा x2 - y2, f2 - y1। तो हमारा ये क्या निकलेगा, m = y2 - y1 अपॉन x2 - y1। नहीं, ये हमारा m, इसको tan थीटा भी कर सकते हैं, tan थीटा, तो क्योंकि ये आपका ये थीटा है, tan थीटा ये थीटा है ना। तो tan थीटा की वैल्यू पर स्लोप कहते हैं, तो ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो जैसे अब हमें क्या कहा, कोई पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिए, तो इसको अपन निकाल लेंगे, और tan थीटा = इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आपका इससे आप थीटा निकाल सकते हैं। तो मतलब ग्रेडियंट, tan थीटा को ग्रेडियंट कहते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालना है, यार लाइन की इक्वेट निकालना है, तो लाइन की इक्वेट कैसे करेंगे? लाइन की इक्वेट करेंगे y माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, ये आता है। पहले ऐसा मानो, ऐसा सोचो, पहले एक बाई इक्वल एम एक्स प्लस, ऐसा मानिए बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको देखिए। तो बाई इक्वल एम एक्स का मतलब क्या है? इसको मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ये देखेंगे, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो सी हमारा इंटरसेप्ट है, सी हमारा इंटरसेप्ट है और ये थीटा है, ये हमारा थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका, ये हमारा सेक्टेंट का हमारा एम है और ये हमारा सी इंटरसेप्ट है, नहीं तो बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ से इंटरसेप्ट है ना। अगर सी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो ये वाली इधर चली जाएगी और ये लाइन आपको इधर से इसके पार रहेगी, पैरेलल ऐसे हो जाएगी ना। तो इसको अपन ओरिजिन शिफ्टिंग भी आगे बताएंगे, ओरिजिन शिफ्टिंग भी क्या होती है। तो ये पहले आपकी है, पहले अपन सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा, ठीक है। तो बाई अब तीसरा पॉइंट है कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, नहीं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, वैसे ये ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा करो मत, बाई इक्वल एक्स प्लस सी, चलो बता देता हूँ, बाई माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एक्स, है ना, ये आपको बता दें, ठीक है। अब देखिए चौथा इक्वेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू वन, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये कौन सा है? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपकी ये 3-4 पॉइंट है, ये आप लोग को आपको याद रखना है। ये कोऑर्डिनेट, ये बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी और एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आपको आना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो ये आपके फिजिक्स के व्यू से इंपॉर्टेंट ये चीजें हमने इस बता दिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सर्किल की, बात करते हैं। तो सर्किल में क्या है? सर्किल में देखिए, सर्किल में क्या है? सर्किल हमारा क्या है? सर्किल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन है ना। तो सर्किल की इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए है ना। इसको अपन, तो इसका कैसे बनता है? इसका ये बनता है, इसका ओरिजिन हमारा है। अगर इस सर्किल को यहां पर ले जाए, कि x1, y1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी वो है। तो इसमें क्या है? ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं। ओरिजिन शिफ्टिंग में क्या होता है जनरली, जैसे ये वाली इसको x मान है, जैसे देखिए कि ये x, ये कौन सा है? ये हमारा x है, ये y है। अगर इसको हमने यहाँ पर ऐसे मान लिया, ये कैपिटल X कैपिटल Y है, कैपिटल X कैपिटल Y, तो आपका हमने क्या माना यहाँ पर, जो इसमें आप लोग देखेंगे तो ओरिजिन शिफ्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इसको ओरिजिन शिफ्टिंग बता देता हूँ। ये x y, तो x कितना है? इसकी रेडियस हमारी कौन सी है? x1 को y। तो आपको देखेंगे आपका क्या निकलेगा, यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या निकलेगा? अगर ये वाला पॉइंट अपन ये यहाँ पर अपना ये ध्यान दे रहे हैं, तो क्या निकलेगा हमारा कि x1 y1 है। तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या, हम
एक्स अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला मोड देखेंगे तो कुछ एक स्टेप वो मान लेंगे, तो कैपिटल एक्स मान लेंगे। तो क्या एक्स माइनस एक्स 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 माइनस एक्स वन एक्स मानेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स वन सॉरी कैपिटल एक्स और बाई इक्वल टू बाई वन प्लस माइनस कैपिटल वाई। इसको बोलते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग कहते हैं। याद रख लेना ओरिजिन शिफ्टिंग क्या कहते हैं, ओरिजिन शिफ्टिंग। क्योंकि अगर जो वाला एक्स वाई ए मान लिया और जी कैपिटल एक्स का ये अलग अलग ओरिजिन सिस्टम मान लिए, तो इसके अंदर ये आपस में एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है, इसको यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। ये कभी पढ़ी फिजिक्स में हम बताएंगे आपको। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन, ओरिजिन शिफ्टिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एक्स इक्वल टू एक्स वन, अगर जैसे पॉइंट अपना दिया है यहाँ पर एक्स वन बाई है ना, तो क्या होगा ये आपका यहाँ से ये एक्स वन है बाई वन है, तो आपका एक्स यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने एक्स यहाँ पर लिया, ठीक, तो क्या निकलेगा एक्स एक्स इक्वल टू यहाँ से अगर यहाँ पर कैपिटल एक्स है कैपिटल बाई है तो इसकी एक्स वन प्लस एक्स है और बाई वन प्लस बाई है। इसको कहते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग। ये ओरिजिन शिफ्टिंग ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए आपका और अगर इसको पैरामीटर में देखो तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, अगर इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई इक्वल टू ए साइन थीटा, हाँ इसको देखेंगे आपका क्या देखेंगे, आपका x इक्वल टू एक्स वन प्लस हमारा ए कॉस थीटा बाई इक्वल टू बाई वन प्लस हमारा ए साइन थीटा, ये आपका ओरिजिन शिफ्टिंग है। ये आपकी मैंने ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ आपको थोड़ा बहुत बता दिया है ना। इस फिजिक्स में जितना लगेगा वो मैंने आपको ज्योमेट्री बता दी है, ये ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए। अब अगले टर्म पे हम थोड़ी देर और भी ग्राफ बताएंगे जिसमें आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और टाइप के बहुत टाइप के आपके ग्राफ आपको बता देंगे। तो इसके बाद में ये टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ एक लेक्चर और अपना अगला रहेगा, तो सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ है उसको और बता देंगे। फिर हमारा ये टॉपिक्स आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स फिर अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहेगा और आपका फिर वेक्टर करा देंगे। तो इसके बाद में क्या है कह रहे हैं सम अगले लेक्चर पे हम सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ बता देंगे। सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ भी आपको आना चाहिए क्योंकि आपको कभी क्वेश्चन एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ग्राफ भी आपको जानना जरूरी है। और ओरिजिन शिफ्टिंग और कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक चीज़ जानते हैं उसके अंदर से दूसरे फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना है नहीं, तो आपको ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आने से आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आने से भी आपको फिजिक्स थोड़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि टूल ऑफ फिजिक्स मतलब कहते हैं मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये अपना टूल ऑफ फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स के लिए औजार कैसे होते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमारी ये लेक्चर है, ठीक है, और अगले लेक्चर मेरा एक लेक्चर और बचा है फिजिक्स में, है ना, मतलब इसमें ग्राफ बताएंगे, फिर हम इसके बाद बताएंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कराएंगे। तो अपने इसके बाद में टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।